हेलो स्टूडेंट्स, आज हम बीए भाग द्वितीय वर्ष की पुस्तक सामाजिक विचारक के अंतर्गत मैक्स वेबर नामक विद्वान के नौकरशाही सिद्धांत के बारे में पढ़ेंगे। नौकरशाही सिद्धांत को जानने से पूर्व हम मैक्स वेबर के जीवन चरित्र के बारे में यहाँ संक्षिप्त में जानेंगे। मैक्स वेबर एक जर्मन समाजशास्त्री और राजनीतिक अर्थशास्त्री थे। उन्हें आधुनिक समाजशास्त्र के जन्मदाताओं में से एक भी माना जाता है। वेबर का जन्म 21 अप्रैल 1864 ईस्वी में बर्लिन के एक धनी परिवार में हुआ था। उनके पिता एक सुप्रसिद्ध न्यायाधीश तथा राष्ट्रीय उदार दल के प्रमुख नेता थे। वेबर कानून के विद्यार्थी थे, लेकिन कानून के अतिरिक्त राजनीति शास्त्र, अर्थशास्त्र, समाजशास्त्र, धर्म, इतिहास आदि का भी उन्हें अधिकाधिक ज्ञान था। प्राचीन समय से ही समाज में नौकरशाही विद्यमान रही है, परंतु इसके स्वरूप अलग अलग रहे हैं। मौर्य साम्राज्य, प्राचीन विश्व, रोम, चीन, एशिया, यूरोप आदि में नौकरशाही वंशानुक्रमण पर आधारित थी, जिसमें अधिकारियों की कानूनी और आर्थिक सुरक्षा नहीं पाई जाती थी। 19वीं शताब्दी के बाद औद्योगिक क्रांति के फलस्वरूप उद्योगों में नौकरशाही को शामिल कर लिया गया। प्रारंभ में नौकरशाही सरकार से जुड़ी हुई थी, लेकिन वर्तमान में सभी क्षेत्रों में नौकरशाही का वर्चस्व दिखाई देता है। 19वीं शताब्दी में कई विचारकों ने आधुनिक नौकरशाही के विषय में अपने अपने विचारों को प्रस्तुत किया। मैक्स वेबर भी उनमें से एक हैं। साथ ही मैक्स वेबर ही प्रथम विचारक है जिन्होंने कि अन्य विद्वानों की भांति केवल नौकरशाही की उत्पत्ति तथा कार्यों का ही विश्लेषण नहीं किया, अपितु उसका क्रमबद्ध अध्ययन प्रस्तुत किया। वास्तव में नौकरशाही एक प्रकार का संस्करणात्मक संगठन होता है, जिसका उद्देश्य बड़े पैमाने पर प्रशासनिक कार्यों को चलाने के काम में अनेक व्यक्तियों के काम को तर्कसंगत रूप में समन्वित करना होता है। नौकरशाही तार्किक सामाजिक क्रिया पर आधारित एक संगठन है। अब हम जानेंगे नौकरशाही का अर्थ एवं परिभाषा। नौकरशाही का अंग्रेजी शब्द ब्यूरोक्रेसी फ्रांसीसी भाषा के ब्यूरो प्लस क्रेसी शब्दों से मिलकर बना है, जिसमें ब्यूरो का अर्थ डेस्क या मेज है तथा क्रेसी का अर्थ शासन से है, अर्थात नौकरशाही का शाब्दिक अर्थ है मेज का प्रशासन। कोजर एवं रोजबर्ग के अनुसार नौकरशाही की परिभाषा इस प्रकार है: कर्मचारी तंत्र को एक प्रकार के पद सोपानात्मक संगठन के रूप में परिभाषित किया जा सकता है, जिसका उद्देश्य बड़े पैमाने पर प्रशासकीय कार्यों को चलाने के लिए अनेक व्यक्तियों के कार्यों को तर्कसंगत रूप में समन्वित करना होता है। समाजशास्त्री कर्मचारी तंत्र शब्द का प्रयोग एक विशेष प्रकार की संरचना का बोध कराने के लिए करते हैं, जिसके अंतर्गत तर्कसंगत रूप से समन्वित असमान व्यक्तियों का एक संगठन होता है। पीटर ब्लाउ ने नौकरशाही को कुछ इस प्रकार से व्यक्त किया है: कोई भी ऐसा संगठन जो बहुत बड़े आधार पर प्रशासकीय कार्यों को क्रमबद्ध चलाने के लिए बहुत से व्यक्तियों के कार्यों द्वारा समन्वित होता है, उसे हम नौकरशाही के नाम से जान सकते हैं। उपरोक्त परिभाषाओं में नौकरशाही में निम्न तत्वों पर जोर दिया गया है: कर्मचारी तंत्र द्वारा बहुत बड़े आकार में प्रशासकीय कार्यों को किया जाना, कर्मचारी तंत्र में एक पद सोपानात्मक की व्यवस्था होती है, नौकरशाही के कार्यों में एक तर्कसंगत समन्वय होता है। वेबर ने नौकरशाही व्यवस्था को कुछ इस प्रकार स्पष्ट किया है। वेबर के अनुसार अधिकारी तंत्र संगठित रूप में तार्किक नियमों के आधार पर संबंधित कार्यों का संचालन करता है, जो किसी प्रथा द्वारा निर्देशित न होकर कानून द्वारा निर्देशित होते हैं। उसके नियमों में निरंतरता पाई जाती है। निश्चित नियमानुसार ही कार्य निश्चित किए जाते हैं, जो निम्नलिखित हैं: प्रत्येक अधिकारी का कार्य अवैयक्तिक नियमों द्वारा सीमित, कार्य की पूर्णता हेतु सत्ता सौंपना, सत्ता को नियमों द्वारा नियमित
और संयमित कर देना जिससे उसका दुरुपयोग न हो। कार्यालय संस्करण की एक व्यवस्था जिसमें उच्च पदों पर नियुक्त अधिकारी निम्न पदों पर नियुक्त कर्मचारियों के कार्यों का निरीक्षण का अधिकार रखते हैं, लेकिन निम्न पदों पर नियुक्त कर्मचारियों को अपील का अधिकार होता है। कर्मचारी तंत्र द्वारा प्रदत्त साधनों पर अधिकारी का स्वामित्व नहीं होता, केवल प्रयोग का अधिकार होता है। पदों को संपत्ति की भांति खरीदा बेचा या हस्तांतरित नहीं किया जा सकता। अब हम आगे नौकरशाही को और अधिक अच्छे तरीके से समझने के लिए नौकरशाही की कुछ विशेषताओं के बारे में जानेंगे, जिसमें नंबर 1 है विशिष्ट कार्यक्षेत्र निश्चित नियमों द्वारा निर्धारित। इसके अंतर्गत यह बताया गया है कि नौकरशाही तंत्र में कार्य का क्षेत्र और दैनिक कार्यों का विभाजन निश्चित नियमानुसार होता है। कार्य सही ढंग से पूर्ण हो सके, इसके लिए नियमित रूप से कार्यकलापों का विभाजन निश्चित ढंग से कर दिया जाता है। सत्ता का वितरण स्थायी तरीके से किया जाता है। व्यवस्था की नियमितता और निरंतरता के लिए योग्य व्यक्तियों को ही नौकरी पर रखा जाता है। अगला है कार्यालय में संस्करण व्यवस्था। नौकरशाही में कर्मचारी व अधिकारी की सत्ता में सोपान का एक क्रम पाया जाता है, जिसके तहत उच्च अधिकारी के अधीन निम्न कर्मचारी कार्य करते हैं। कार्यालय में भी एक संस्करण व्यवस्था होती है। ऊपर के कार्यालयों से आदेश का प्रसारण नीचे के कार्यालयों में होता है। नौकरशाही की विशेषताओं का अगला बिंदु है लिखित प्रलेख। नौकरशाही में कार्यों का संचालन फाइल या लिखित दस्तावेज के माध्यम से किया जाता है। इन्हें संभालने व सुरक्षित रखने के लिए क्लर्क या फाइल कीपर की नियुक्ति की जाती है। अगला बिंदु है कर्मचारियों का प्रशिक्षण। नौकरशाही में नियुक्त अधिकारियों को किसी कार्य विशेष के लिए प्रशिक्षित किया जाता है, अतः इसके कार्यों में विशेषीकरण पाया जाता है। इसकी विशेषताओं का अगला बिंदु आता है अधिकारियों की सुविधाएं, सीमाएं एवं कार्य करने की अवस्था। नौकरशाही में बड़े बड़े कार्यों को करने के लिए कर्मचारियों को अधिक से अधिक कार्य करना पड़ता है। यद्यपि उनके कार्य की अवधि निश्चित होती है, परंतु कार्य अधिक होने पर उन्हें अतिरिक्त समय देकर भी कार्य को पूर्ण करना होता है। अधिकारियों को प्रभावित सुविधाएं एवं संपत्ति प्रदान की जाती है, जिसका उपयोग वे नियमानुसार कर सकते हैं। नौकरशाही की विशेषताओं का अगला बिंदु है कार्यालय प्रबंध व्यवस्था। इसके अंतर्गत कार्यालय का प्रबंध किन्हीं विशिष्ट नियमानुसार होता है। इन्हें सीखा जा सकता है। नियुक्त कर्मचारी और अधिकारी उन नियमों के ज्ञाता होते हैं जिनके आधार पर संपूर्ण कार्यालय व्यवस्था चलती है। नौकरशाही की विशेषताओं का अगला बिंदु है कार्य दक्ष व्यक्तियों द्वारा किया जाता है। नौकरशाही तंत्र में प्रशासन का कार्य दक्ष व्यक्तियों को सौंपा जाता है। व्यक्तियों की सामाजिक और आर्थिक स्थिति का प्रशासन पर कोई असर नहीं होता। अधिकारी व्यक्तिगत स्तर पर निर्णय न करके वैधानिक आधार पर निर्णय करते हैं कि व्यक्तियों की नियुक्ति एवं विशेषता का आधार उनकी शैक्षणिक एवं प्रशासनिक योग्यता होती है। नौकरशाही की विशेषताओं का अगला बिंदु है दीर्घकालीन व्यवसाय। नौकरशाही तंत्र में सामान्यतः प्रत्येक कर्मचारी का व्यवसाय लंबे समय के लिए होता है। निश्चित अवधि के बाद उसे सेवानिवृत्त करके पेंशन दी जाती है। नौकरशाही की विशेषताओं का अगला बिंदु आता है नौकरशाही में कर्मचारी की विशेष स्थिति। नौकरशाही तंत्र में अधिकारी समाज में अपना विशिष्ट स्थान रखते हैं। कार्यालय का कार्य ही अधिकारियों का व्यवसाय होता है। कार्यालय में नियुक्त होने के लिए प्रतियोगी परीक्षा पास करनी होती है और प्रशिक्षण लेना होता है। उन्हें आर्थिक सुरक्षा के बदले ईमानदारी के साथ प्रबंध करना होता है। इनकी विशिष्ट स्थिति को निम्न बिंदुओं के आधार पर स्पष्ट किया जा सकता है। साधारण जनता की अपेक्षा अधिक सामाजिक प्रतिष्ठा। निम्न श्रेणी कर्मचारियों की नियुक्ति उच्च श्रेणी कर्मचारियों द्वारा, परंतु आवश्यक परीक्षा पास करने पर निम्न श्रेणी कर्मचारी की उच्च पदों पर नियुक्ति। नियुक्तियों का आधार तकनीकी योग्यता। कर्मचारियों को भविष्य निधि, वृद्धावस्था पेंशन द्वारा
आर्थिक सुरक्षा। प्राय सभी कर्मचारियों की नियुक्तियां तथा एक विभाग से दूसरे विभाग में स्थानांतरण की व्यवस्था। कार्य संपादन के लिए आवश्यक कानूनी सुरक्षा। प्राय 1 माह के बाद निश्चित राशि के रूप में वेतन प्रदान करना। निम्न पद और वेतन से अपनी योग्यता के आधार पर उच्च पद और वेतन प्राप्त करने की व्यवस्था। कार्यों को नियमित वेतन व पदोन्नति द्वारा पुरस्कृत करना। अधिकारियों द्वारा कर्मचारियों के कार्यों में सामंजस्य एवं विरोध करने पर अनुशासनात्मक कार्य। तो इस प्रकार आज हमने मैक्स वेबर द्वारा प्रतिपादित नौकरशाही सिद्धांत में नौकरशाही का अर्थ तथा नौकरशाही की विशेषताओं के बारे में जाना। स्टूडेंट, आज के अध्याय में हम इतना ही पढ़ेंगे। अगले क्लास में हम नौकरशाही की उत्पत्ति के कारण, नौकरशाही व्यवस्था के लाभ तथा अन्य विद्वानों द्वारा इस सिद्धांत की गई आलोचनाओं के बारे में जानेंगे।